स्टूडेंट्स, रिवीजन सीरीज क्लास 10th में आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके पहले हम लोग इसके ना कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है, किस तरह से फ्लो करते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। देन हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के बाद हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो पूरे सर्किट में, अगर हमने पैरेलल में जोड़ा है तो किस तरह से कैलकुलेट हो किसी सर्किट में। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ये सारी की सारी चीजें इस रिवीजन सीरीज की वजह से हम एक ही वीडियो में कंक्लूड करेंगे। तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। वो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की, और चार्ज किससे डिनोट होता है? क्यू से। क्यू जो चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो फ्लो करते हैं ना, देखो बिल्कुल जैसे पानी का करंट, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या? इलेक्ट्रॉन्स। कौन फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कंस्टिट्यूट करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर को करंट को ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर नहीं आते, हमें इसीलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पानी तो हमें बहता हुआ नजर आता है। सेम जैसे पानी का बहाव होता है ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होता है। एक एक करके बात करेंगे। और जो पर यूनिट टाइम जितना, जैसे पर यूनिट टाइम बोलते क्या बोलेंगे? Q अपॉन T। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं करंट। I Q जो होता है, Q दैट इज चार्ज, इसकी यूनिट है कूलम। SI यूनिट है कूलम। अब देखो, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो एक कूलम कितने में होगा, मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। 1.9 नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन में होगा, कई बार पूछ लेते हैं, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि एक कूलम चार्ज होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स में। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होगा? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो एक कूलम चार्ज बनेगा। चलो, तो SI यूनिट हो गई कूलम चार्ज की, और एक कूलम में 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ अभी मैंने आप लोगों को बताया कि करंट क्या है। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज करंट। और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर। अब इसी को देखते हुए हम बता सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करे तो कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो हमारी जाननी जरूरी है। अब देखो, एक और बात हुई। अब ये चार्ज अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा, ये तो कोई बिना एनर्जी के कोई चीज फ्लो करती है क्या? बिना चार्ज, बिना कोई काम किए हुए कोई चीज यहां से उठा करके यहां तो रखी नहीं जा सकती। अब इस चार्ज को एक पॉइंट, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट से उठा करके उस पॉइंट तक ले जाना है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। वो वर्क डन जो एक चार्ज को एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं V, इसका वो सिंबल होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन। जब हम एक यूनिट चार्ज को उठा करके ले जाएं एक पॉइंट से, वर्क डन अपॉन
चार्ज। जब हम काम करते हैं कहीं पे भी एक चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। अब इसी से इसकी भी यूनिट निकाल लो। 1 जूल वर्क की क्या होती है? जूल। 1 जूल एनर्जी लगे जब किस पे? 1 कूलम चार्ज पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को और देख लेते हैं हम लोग, होता क्या है, सिंपल भाषा में देखते हैं। मान लो हमारे पास ये 2 टैंक हैं। क्या है? ये 2 टैंक हैं और इन दोनों टैंक में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे लेवल इतना है और यहाँ पे लेवल इतना है। पानी भरा हुआ तो हम आसानी से समझ पाएंगे ना। अब क्या होगा आप लोग बताओ। हमने कुछ नहीं कर रखा, लेकिन पानी यहां से यहां फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें लेवल का डिफरेंस है। और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, मान लो ये एक वो है बैटरी, मैंने सर्किट लगा दिया यहाँ पे और ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट पे चार्जेस का डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे वहां से फ्लो करके कहां जाएंगे? वो दूसरी तरफ चलना शुरू करेंगे। किसने क्रिएट किया? देखो कोई भी एक, मान लो मैं ये लोहे की एक वो ले लेती हूँ, वायर ले लेती हूँ, तो क्या इसमें से करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको बैटरी से जोड़ दूं यहाँ पे, तो इस बैटरी की वजह से क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट्स पे चार्जेस का डिफरेंस इकट्ठा हो गया। एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो वहां से वो मूव करना शुरू करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसने क्रिएट किया? बैटरी ने। या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली हाँ, बात यहाँ पे आ गई कि जो पोटेंशियल, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊंचाई की बात की थी, पानी में लेवल का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स में भी या चार्जेस में भी लेवल का डिफरेंस। एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज कम है, तो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है, या सेल क्रिएट करता है, या कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, वहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अभी एक बार मोटा मोटी हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में बात की देख लेते हैं, फिर अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक बात की है चार्ज के बारे में, हमने बात की करंट के बारे में, और हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लॉ बताने वाली हूं, ओम्स लॉ। कैसे होगा? बहुत छोटा सा है, बड़ा ही एकदम इजी सा लॉ है। अभी हमने बात की कि पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है? डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा फ्लो ऑफ करंट उतना ज्यादा होगा, है ना? ज्यादा डिफरेंस, फ्लो ऑफ करंट ज्यादा। इसका मतलब अभी यहाँ पे हम ओम्स लॉ लिख ही देते हैं, है ना? ओम्स लॉ करने वाले हैं हम लोग, ओम्स लॉ। इसका वेरिफिकेशन आ सकता है 3 नंबर में, अभी मैं उसको भी कराऊंगी आप लोगों को। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही बात है, ठीक है? या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करें, और इस कॉन्स्टेंट को हमने नाम दिया है R, दैट इज रेजिस्टेंस। अब इसी को V इज इक्वल टू IR अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं, दिस इज ओम्स लॉ। अगर आप ऐसे V अपॉन I इज इक्वल टू R लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो वेरियस फॉर्म्स हो गई, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? करंट से और रेजिस्टेंस से। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज देखो, एक और मैं बताती हूँ, इस वाले इक्वेशन को हम लोग और करके देखते हैं। V अपॉन I इज इक्वल टू R अगर मैंने ऐसे लिखा है, तो देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना करंट का। तो जहां हम लोगों को बहुत ज्यादा जगह ऐसी होती हैं जहां पे हम लोगों को करंट को कंट्रोल करना होता है, कम या ज्यादा करना होता है, तो जो कंडक्टर है वो तो गुड कंडक्टर है, उसमें से उतना करंट फ्लो करेगा ही करेगा। अगर हम कम करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंड्यूस कर दो, उसमें इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दो, तो करंट क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए क्वेश्चन आता है, जनरली 3 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों ने एक एक्टिविटी बनानी है। एक्टिविटी बना के मतलब हमारे को V अपॉन आई इज इक्वल टू आर दिखाना है। अगर ये प्रूव हो जाता है, इसका मतलब जो हमने एक्टिविटी की है उसमें ओम्स लॉ प्रूव होगा। कैसे करते हैं, देखो एक सर्किट बनाया, उसमें एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस, अच्छा हाँ एक चीज और बताना भूल गई थी मैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं वोल्टमीटर से और करंट को हम लोग मेजर करते हैं आर्ममीटर से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर्ममीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल सर्किट में कनेक्ट होता है। कैसे करते हैं देखो, अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो पैरेलल में हम क्या जोड़ देंगे, वोल्टमीटर, सो दैट हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इससे रीडिंग किसकी लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की लेंगे। और यहाँ क्या कनेक्ट कर दे, की वगैरह मैं नहीं बना रही, आप लोग बना लेना। ए आर्ममीटर क्या कैलकुलेट करने के लिए, एम्पियर यानी कि करंट, मतलब इसमें जो रीडिंग आएगी उससे हमें करंट मिलेगा, इसमें जो रीडिंग आएगी उससे हमें V और I दोनों मिल जाएगा। हमें देखना है कि R कांस्टेंट होता है कि नहीं है, उसके लिए क्या करें, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी। हम क्या करेंगे, एक ऐसे अलग अलग जोड़ लेंगे जिनको हम एक साथ नहीं लेंगे। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि हमने एक साथ नहीं लिया, अलग अलग 4 रीडिंग के लिए ले ली है और यहाँ पे इस सर्किट को पूरा कर देते हैं। अब पहली रीडिंग में रीडिंग हम लोग किस किस के लेंगे, रीडिंग हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की। पहली रीडिंग में हम क्या करेंगे, यहां से सिर्फ इस बैटरी से जोड़ेंगे। यहाँ देखो ये जोड़ दिया हमने यहाँ पे, यानी कि अभी सर्किट में ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये बैटरी है, तो इसकी वजह से मान लो ये 1.5 वोल्ट की है सारी बैटरी से फॉर एग्जांपल। तो इस वाले सर्किट में अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना शो होगा, 1.5 होगा। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 लिख देंगे। करंट कितना होगा यहां से देख लेंगे हम लोग, XYZ कुछ भी आ सकता है, अब मैं नहीं बता सकते इसमें कितना है, कितना रेजिस्टेंस है। अगली रीडिंग हम क्या करेंगे, अगली रीडिंग हम करेंगे दोनों बैटरीज को एक साथ ले देंगे, दो। अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 3 वोल्ट्स हो गया, ये से फॉर एग्जांपल Y हो गया। आपकी बार करंट भी चेंज होएगा, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया तो बराबर बढ़ेगा। तीसरी बार में हम क्या करेंगे, 3 बैटरियां ले लेंगे। इस तरह से 4 रीडिंग हो सकता है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हो तो किया हो, 4 रीडिंग ले लेंगे और हर रीडिंग में कैलकुलेट करेंगे V अपॉन I। और जो ये रीडिंग्स आती है ना, प्रैक्टिकली आती है रीडिंग्स, तो V अपॉन I जितने बार भी कैलकुलेट करेंगे हमारा आ रहेगा। ये सारा हर बार एक जैसा ही आएगा। से फॉर एग्जांपल मैं B बोल देती हूँ तो हर बार B कैलकुलेट ही आएगा। ये प्रूफ होता है ओम्स लॉ का, वेरिफिकेशन, कि जितने बार भी हम लोग अलग अलग बैटरी से जोड़ करके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, हर बार उन दोनों का जो कैलकुलेशन आ रहा है, V अपॉन I की वैल्यू आ रही है, वो हर बार उतनी आ रही है। हमने चाहिए जो मर्जी चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि अगर हम बैटरी चेंज करेंगे यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो आर्मीटर में भी तो उतना ही चेंज आएगा ना। याद करो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट बनेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन की अगर बात आती है तो ये आपने सर्किट डायग्राम बना करके 2-3 स्टेप में इसको प्रूव करना है कि फर्स्ट वी विल कनेक्ट टू वन बैटरी दैट इज ऑफ जो भी वैल्यू है, जो भी करके वैल्यू है, 1.5 ले लो या 3 वोल्ट्स की ले लो, आप ले सकते हैं। इस तरह से 3 या 4 रीडिंग लेने के बाद अगर हमारा इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स ये वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखो, वहां पे V हमने बता दिया था क्या होता है, I हम बात कर चुके थे, लेकिन हमने अभी तक R की बात नहीं की है। तो रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, रोकना। किसको रोक रहा है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रोक रहा है। कितना रोक रहा है, कब ज्यादा रुकावट आएगी, कब कम आएगी, देखते हैं। जैसे देखो क्या है, पानी बहता है ना, किसमें से, पाइप में से बहता है।
अब तुम देखो, पानी बह रहा है, एक इतना चौड़ा पाइप है और एक इतना चौड़ा पाइप है, लेंथ बराबर है, लंबाई मान लो 1 मीटर की है, लेकिन एक इतना चौड़ा पाइप है और एक इतना चौड़ा पाइप है। आसानी से किस में बहेगा बिना रुकावट के? चौड़े वाले पाइप में, है ना? लंबाई बराबर है, जितना ज्यादा दूर होगा मतलब जगह उतनी ज्यादा मिल गई किसको फ्लो करने की, पानी को फ्लो करने की, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वही वाली चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होती है। ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का होगा यानी कि वायर का होगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि वो टकराहट, इलेक्ट्रॉन्स को टकराहट कम मिलेगी, आसानी से फ्लो करेगा। दूसरा पॉइंट, एक और बात करते हैं किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है। देखो अब की बात, मोटाई बराबर है पाइप की, चौड़ाई बराबर है, लेकिन लंबाई एक की 1 मीटर है, दूसरे की 4 मीटर है। अब देखो जब पानी फ्लो कर रहा है उसकी दीवारों से तो टकराएगा ही, सरफेस एरिया बराबर है उतना ही टकराएगा हर बार। 4 मीटर तक जाने के लिए उसको ज्यादा टकराना पड़ेगा, 1 मीटर तक जाने के लिए उसको कम टकराना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा लंबाई है उतना ज्यादा उसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, ज्यादा दूर तक टकराते हुए जाएगा, चौड़ाई तो बराबर है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वेशंस को एक जगह पुट करके। प्रोपोर्शनलिटी साइन तो हमें हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, अगर कैलकुलेशन करनी है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ हो नहीं सकता। इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं रेजिस्टिविटी, और उसको हम डिनोट करते हैं रो से। ये रो, ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की उसकी प्रॉपर्टी, वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, द प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की। तो हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि कंडक्टिविटी गुड होगी। तो यहां पे हम इसको रो L अपॉन A, ये वाला फॉर्मूला भी आपका बहुत जगह पे यूज हो सकता है न्यूमेरिकल्स के लिए। देखो न्यूमेरिकल के लिए आपका एक ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R या V इज इक्वल टू IR। ये सारी चीजें आप एक दूसरे से रिलेट करके, एक आपका R इज इक्वल टू रो L अपॉन, अगर लेंथ और सरफेस एरिया दे रखा है तो भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों क्या होता है, कभी कभी एक इक्वेशन में, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूं, सबसे पहला काम सारे गिवन लिख लो। जैसे ही आप गिवन लिखोगे तो आपको मालूम है कि क्या कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला में अगर आपकी गिवन वाली सारी चीजें आ रही हैं तो पुट करो, और अगर गिवन वाली चीजें सारी नहीं आ रही है तो ये डेफिनेट है कि जो आपको गिवन दे रखा है उनमें से, उस फॉर्मूला में से आप कोई चीज निकाल के ला सकते हो। तो जैसे ही आप गिवन लिख देते हो और फॉर्मूला लिख देते हो तो आप उसको आसानी से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो। अब देखो ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस का SI यूनिट मैंने नहीं बताया आप लोगों को, ये और बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। ओम हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ओम का मतलब क्या हुआ, देखो V अपॉन आई इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन आई लिख सकते हैं हम। तो ओम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है वोल्ट, और I करंट का क्या होता है एम्पियर। 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। ये इसकी SI यूनिट, आप इससे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओम्स लॉ को आपको ग्राफ में प्लॉट करना दे रखा है, या फिर ग्राफ आ रखा हो उसमें आपने, या तो कोई एक चीज, या तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दे दे किसी पॉइंट पे, या करंट कैलकुलेट करने के लिए दे दे, तो क्या होगा। देखो हमने बात की V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ये है ही हमारे पास। V अपॉन आई का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का आएगा। यहाँ पे हम I रखेंगे, यहाँ पे V रखेंगे, जो अभी वैल्यूज गिवन होंगी या उन्होंने बना रखा होगा। जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका ग्राफ बनता है इस तरह का। ये ग्राफ आएगा ओम्स लॉ का, और ये वेरीफाई करता है, अगर इस तरह का ग्राफ बनता है हमारे रीडिंग्स लेकर के तो ये वेरीफाई हो गया। अब मान लो वो ये कहते हैं कि इस पॉइंट A पे
कैलकुलेट करो करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो आपको नहीं दे रखा है, या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं इस पॉइंट पे। तो यहां से आप इसको जोड़ोगे, v यहां से v ले लोगे और यहां से आप i ले लोगे, आपको गिवन है ये वैल्यूज, तो v अपॉन i इज इक्वल टू r कैलकुलेट हो जाएगा। नो डाउट r तो कहीं पे भी कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगा आप लोगों को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी इस तरह की आएगी, सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है ओम्स लॉ की। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो एक और आ जाती है कि सीरीज में या पैरेलल में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर हैं, एक ही सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हैं, तो वो या तो सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं या वो पैरेलल में कनेक्टेड हो सकते हैं। सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें और पैरेलल में हो तो कैसे। तो सबसे पहले कर लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। किस तरह से, ये डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, कई बार आ सकती है। तो सीरीज में अगर होगा तो आपको इस तरह से सर्किट दिया होगा, ये आपकी बैटरी है। तो सीरीज का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, 1 2 3। मान लो ये आपको 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए सर्किट में। मैंने क्या कहा था, अमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। अब ये रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इनको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग जुड़ा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जुड़ा होगा, ये भी अलग जुड़ा होगा। तो इस केस में क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है वो तो सब में सेम हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग जाएगा। ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लो, हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे हर बार। तो क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आई आर है, I यहां हमारा हर बार सेम है। तो V1 ये वाला जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पे V1, ये V2 और ये V3। V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा IR1, पहला वाला रेजिस्टेंस ये R1 है, राइट, ये R2 है एंड दिस इज R3, राइट। V1 इज इक्वल टू IR1, देन V2 क्या हो जाएगा, सेम है IR2, V3 हो जाएगा आपका IR3, सिमिलर है। इस इक्वेशन में V की जगह हम लोग IR पुट करें तो क्या हो जाएगा, टोटल V इज इक्वल टू IR है और बिल्कुल V इज इक्वल टू IR1, V1 की जगह IR1 पुट कर सकते हैं, V2 की जगह IR2 पुट कर सकते हैं और V3 की जगह IR3 पुट कर सकते हैं। देन टोटल क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू, इसकी जगह V की जगह हम पुट करेंगे IR, राइट, IR, और V1 की जगह पुट करेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सब में कॉमन है तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हमें कुछ नहीं करना, उन सारे रेजिस्टेंसेस को प्लस कर दे। फॉर एग्जांपल इसी में कर देती हूं मैं, अभी नया कुछ ना हम बनाए। क्या करेंगे हम, मान लो इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम्स, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम्स और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, और वो आपको कहता है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस उसने दे रखा है मान लो 6 वोल्ट, राइट, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा है। कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड करंट, तो जो करंट फ्लो कर रहा है। यहां से तो हमें करंट कहीं नहीं नजर आ रहा, कैसे करेंगे, देखो ओम्स लॉ यूज। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, यानी कि कितना ओम्स हो गया, 10 ओम्स हो गया। रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना हो गया, 10 ओम्स हो गया। करंट क्या हो जाता है, देखो क्या था हमारे पास, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहां से मिल गया, ये मिल गया 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस टोटल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, I कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से जाता है। अभी इसको सीधा देखते करंट कैसे कैलकुलेट करें वाला कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, नहीं, हम एक स्टेप से अगले स्टेप पे जाकर के टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। अब यही वाली, चलो ये तो मान लो सीरीज में दे रखा था, अगर पैरेलल में दे रखा हो तो कैसे कैलकुलेट करें, पहले इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं समझाऊंगी। देखो बेटा, बात है कुछ ऐसी
कि न्यूमेरिकल्स में चाहे जितने मर्जी सॉल्व कर दो, आंसर्स तभी आएंगे जब आप लोग सॉल्व करोगे। तरीका सबका वही है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं, तो जितने भी न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में हैं उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करो, बार बार करो, सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। अब अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करोगे, कोई नया तरीका आएगा नहीं, तरीका यही होगा इनको सॉल्व करने का। अब अगर एक सर्किट बनाते हैं, मान लो हमारे पास इस सर्किट में आर्मीटर तो जोड़ी दो, पैरेलल में कनेक्टेड है सारे के सारे रेजिस्टेंस। पैरेलल मतलब एक ही पॉइंट से, एक आपका ये रेजिस्टेंस एक ले लिया हमने, दूसरा इधर से अलग ले लिया, तीसरा हमने ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया, अलग अलग रेजिस्टेंस जा रहे हैं और जाकर के कहां जुड़ गए हैं, ये किसी एक पॉइंट पे दोबारा से जुड़ गए हैं। तो ये क्या कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब इन तीनों के, ये देखो ये तो 2 ही पॉइंट हुए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेम होगा, पैरेलल में जोड़ दो। यहां पे ओम्स लॉ हमारा हम क्या यूज करेंगे, V अपॉन I इज इक्वल टू R। देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पे क्या होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों में करंट भी अलग अलग फ्लो कर रहा है, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, राइट। V सबका कॉमन है, तो V टोटल V कैसे कैलकुलेट करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अब यहां पे V1 क्या हो जाएगा, V1 का मतलब हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, यानी कि V1 इज इक्वल टू IR1। V2 क्या हो जाएगा, IR2 एंड V3 क्या हो जाएगा, IR3। V की जगह हम, अच्छा ठीक है, V इज इक्वल टू, अरे मैं तो दूसरा ले, सीरीज वाले ही मैंने जोड़ दिया दोबारा से, यहाँ पे I अपॉन R हो जाएगा ना, V इज इक्वल टू I अपॉन R, सीरीज वाला जोड़ दिया। V इज इक्वल टू I अपॉन R। नाउ V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I अपॉन R1। V2 क्या हो जाएगा, I अपॉन R2। V3 क्या हो जाएगा, I अपॉन R3। अब क्या होगा, इसकी जगह अगर हम लोग V पुट करें, V की जगह क्या हो जाएगा, IR ले लें। इस इक्वेशन में अगर हम लेते हैं, इस इक्वेशन में सॉरी, V की जगह हम क्या पुट करेंगे, IR, V1 की जगह IR1, तो IR इस वाले इक्वेशन में इज इक्वल टू V1 की जगह, बार बार IR लगा रही हूं मैं, V इज इक्वल टू I अपॉन R, तो V1 क्या हो जाएगा, I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3। I सब में कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे इसके, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से पैरेलल में हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसी में कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आपको गिवन है इनकी वैल्यूज, से फॉर एग्जाम्पल R1, अभी यहाँ लिखूंगी तो होचपोच हो जाएगा, यही बता देती हूँ मैं। से फॉर एग्जाम्पल R1 आपका 2 ओम्स दे दिया, R2 भी आपको 2 ओम्स दे दिया और R3 आपको 3 ओम्स दे दिया। तो इसमें कहेंगे कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू R1 कैलकुलेट करना है हमारे को, मान लो। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। R इज इक्वल टू 1 अपॉन R पैरेलल अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। इससे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस आने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, V मान लो 6 वोल्ट दे रखा है, कुछ भी आपको गिवन होगा, या तो यहाँ लिखा होगा या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा। अब उस केस में हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पुट करो, आपको रेजिस्टेंस यहां से आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ गिवन है, I आप ऐसे टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाता है आप लोगों का अलग अलग रेजिस्टेंस अगर सीरीज में या पैरेलल में हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारे रेजिस्टेंस या तो सीरीज में होंगे या सारे रेजिस्टेंस या तो पैरेलल में होंगे। अब देखो, क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा जैसा मैं अभी आपको बताने वाली हूं। सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि डायरेक्टली या तो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। से फॉर एग्जांपल कोई भी सर्किट बन सकता है। मान लो आपको ये सर्किट उन्होंने बना के दे दिया,
ये 1 2 और रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, या यहाँ भी जोड़ देते हैं, 3 रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देंगे, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने उसको देख करके करना है। देखो जैसे यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस हो गए, मान लो ये आपको 12 वोल्ट दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया, कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस हैं। आठों के आठों ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है। कैसे कैलकुलेट करें, देखो हमारा मकसद है सारों को पहले सीरीज में ले आओ और फिर कैलकुलेट करो। सीरीज में लाने के लिए क्या होगा, हमने इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छोड़ना, पहले इन तीनों को आरपी से कैलकुलेट कर लो। मान लो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कुछ भी आ जाएगा। अब वो किसके सीरीज में आ गया, इनके सीरीज में आ गया। यहाँ से फॉर एग्जांपल x आ गया, इसका टोटल यहाँ रख लिया हमने। फिर ये जो पैरेलल है, मान लो ये 2 है और ये 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ओम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, कैलकुलेट करेंगे, से फॉर एग्जांपल ये आ गया y। अब ये सारे सीरीज में आ चुके हैं। अब क्या होगा, x प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल हो जाएगा, सीरीज में ले आए। पहले पैरेलल वालों को कैलकुलेट कर लो, फिर वो सीरीज में आ जाएंगे, देन आप उसका टोटल रेजिस्टेंस इसका सारे का आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, करंट कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको करंट गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लगेगा सब में ओम्स लॉ, V = I/R, ये है जादुई मंत्र, इसको याद रखना है। ये जादुई मंत्र आपको याद है तो दिस और दैट वे अरेंज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सीरीज में पैरेलल में किस तरह से आपने टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, अगर हमें कोई चीज कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट, तो हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें देखना होगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। सर्किट में अगर खाली सीरीज में है तो सीरीज के हिसाब से जोड़ दो, पैरेलल में है तो पैरेलल के हिसाब से जोड़ो, वरना उनको सबको पहले इकट्ठा लेके सीरीज में आओ, देन फिर उनको कंप्लीट करो, तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जादुई मंत्र से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक अभी तक जो मैंने आप लोगों के साथ बात की, ये इलेक्ट्रिसिटी में करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बारे में बात करी। अब मैं एक और लास्ट टॉपिक इसका इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। देखो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कोई प्लग लगा हुआ है जिसमें हीटर है या फैन है या कोई मोटर है, कुछ भी हम लोगों ने लगा रखे है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक सर्किट बना देती हूँ, ये मान लो मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, मैंने इस बैटरी को यूज किया इस बल्ब को जलाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ यहां से देखो एनर्जी तो फ्लो हो रही है ना, चार्ज को फ्लो करने में एनर्जी जा रही है, वो जो टोटल एनर्जी सर्किट में है वो एनर्जी कुछ तो यूज हो जाती है इस बल्ब को ग्लो करने में, और भी कुछ एनर्जी जो बच जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार प्लग को हम हाथ लगाते हैं, बहुत देर से यूज में तो गर्म हो जाता है ना। तो यूजफुल वर्क में हम लेके आते हैं एनर्जी को, या तो हम मोटर चलाते हैं, या हम फैन चलाते हैं, या हम लाइट चलाते हैं, या टीवी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, और सारी की सारी कन्वर्ट नहीं होती एनर्जी उस यूजफुल वर्क में। कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, जो किस लिए, देखो रेजिस्टेंस है, उसको टकराना पड़ रहा है मॉलिक्यूल्स के साथ, किसके, जो कंडक्टर का मॉलिक्यूल है उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को टकराना पड़ रहा है, उस टकराने की वजह से देखो अगर हम हाथ भी घिसते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उस सर्किट में से। तो इसीलिए एफिशिएंसी क्या होती है, जितना कम रेजिस्टेंस हो हम अपने यूजफुल वर्क में उसको लगा सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस फ्री कंडक्टर कोई भी नहीं है कि जिसमें कंप्लीटली नो रेजिस्टेंस हो, ऐसा होता नहीं है। और कई बार हम लोगों को चाहिए ही हीट, जरूरी नहीं है, हम तो बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहे जी, हमें तो हीट चाहिए। जैसे हीटर्स में, जैसे आयरन करते हैं हम प्रेस को हीट करने के लिए, तो जब हमें ज्यादा हीट चाहिए ना तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा देते हैं उसका। जैसे जो आयरन की कॉइल होती है, एलिमेंट हम जिसको बोलते हैं, वो एलिमेंट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो सारा हीट अप हो जाएगा और आयरन गर्म हो जाती है। तुम लोगों ने हीटर की कॉइल देखी होगी, इस तरह से होती है ना, किसकी बनी हुई होती है,
निक्रोम वायर की बनी हुई होती है। इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है और ऊपर से हमने इसको ऐसे ऐसे घुमा भी दिया, कॉइलिंग कर दी। कॉइलिंग करने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। क्यों? अब इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे और ज्यादा घूम घूम के जाना पड़ेगा, और ज्यादा टकराएगा और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो निक्रोम वायर इतना हीट हो जाता है कि वो ग्लो करने लग जाता है, लाल रंग का हो जाता है ना। एक तो वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा, दूसरा हम लोगों ने उसकी कॉइलिंग कर दी, और तीसरी चीज निक्रोम वायर वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? अब देखो, जितने बार हम उसको हीट करेंगे वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो बार बार एक्सपेंड करेगा, ठंडा होगा तो दोबारा सिकुड़ेगा। इस तरह से वो थोड़ी सी देर में ही टूट भी सकता है। निक्रोम वायर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो वो बहुत समय तक, बाद में तो खैर बहुत बार हम यूज करते हैं तो टूट ही जाता है, लेकिन काफी समय तक वो अपने आप को मेंटेन रखता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी देखते हैं। न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब इसकी हमें कैलकुलेट करना है कि किसी रेजिस्टेंस में से अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हीट कितने प्रोड्यूस हो रही है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पे इसमें ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सर्किट को मैं पूरा ही बना देती हूँ। यहाँ पे हम लोग आर्ममीटर जोड़ देते हैं, यहाँ पे आपका पोटेंशियल मीटर होता है। ये तो हमेशा सर्किट बनेगा ही ऐसा। अब हम ये कहते हैं कि ये सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है R, और जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना? I। पोटेंशियल डिफरेंस है V। टाइम कितने के लिए? टाइम t के लिए। चार्ज क्या फ्लो कर रहा है? Q चार्ज फ्लो कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, राइट। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कितना हमारे को इसका वर्क डन कितना होगा चार्ज को एक जगह से अलग जगह मूव करने में। वर्क डन हम बात जानते हैं, वर्क डन क्या होता है? V किसको मूव करने के लिए? Q को मूव करने के लिए। वर्क डन इज इक्वल टू VQ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमें इस सर्किट में काम करना पड़ेगा, दैट विल बी VQ। अब एक बात करते हैं, हम बात करेंगे पावर की। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमारे पास वर्क डन कितना है, तो पावर क्या लिख लेंगे? वर्क डन इज VQ और टाइम T। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, P इज इक्वल टू V Q अपॉन T लिख सकती हूं। Q अपॉन T याद करो क्या था? करंट I। तो यहां पे पावर को मैं लिख सकती हूं VI, लिख सकती हूं। पावर कैलकुलेट हो सकता है इस तरीके से। कैसे? पावर इज इक्वल टू VI। मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको कि ये सर्किट है जिसमें से R रेजिस्टेंस है, करंट I फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो चार्ज Q को मूव करने में जो एनर्जी लगेगी, जो वो क्या नाम है, वर्क डन लगेगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जितना चार्ज हम मूव कर रहे हैं VQ। और वर्क डन इज इक्वल टू VQ। तो पावर क्या होता है? पावर कैलकुलेट की जाती है वर्क डन अपॉन टाइम से। वर्क डन हमारे पास है VQ, टाइम हो गया T। तो पावर इज इक्वल टू VQ अपॉन T। एंड Q अपॉन T का क्या मतलब होता है? करंट। तो पावर इज गिवन बाय VI। वेरी नाइस। अब पावर जो आ गई वो VI आ गई, तो जो एनर्जी लगेगी कितने टाइम T तक, वो एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी होगी पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। पावर क्या हमारे पास? एनर्जी इज इक्वल टू V, पावर की जगह हम VI लिख देंगे और T। अब ये देखो, ये जो एनर्जी लग रही थी वो कहां जा रही है, किसमें यूज हो रही है? रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? हीट में। जब हम बात कर रहे हैं कि और कोई काम हो ही नहीं रहा, सारा का सारा रेजिस्टेंस में हीट कन्वर्ट हो रही है, देन दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो H इज इक्वल टू VIT हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक और बहुत बढ़िया फार्मूला आ गया। H को हम लोग VIT से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन अगर आपको इससे कैलकुलेट करनी हो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं इसको अलग अलग इनको लिख देते हैं, सारे आप लोगों को यूज आएंगे। P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू VI, हीट इज इक्वल टू VIT। ठीक है। अब इसी में V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ याद है। V की जगह हम क्या पुट करें?
V की जगह हम पुट कर सकते हैं IRIT। तो IRIT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये भी कैलकुलेट हो सकता है। एक इक्वेशन आप याद रखोगे, ये इन इक्वेशंस को याद रखने की देर है, बस न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है, हम लोग जनरली इन इक्वेशंस को तो याद करते नहीं है और न्यूमेरिकल देख के घबरा जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद है, ये सारे, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा पक्का सॉल्व कर लोगे। अभी एक बार ना हम सारे फॉर्मूलाज को एक जगह रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से पावर इज इक्वल टू VI को भी हम लोग ओम्स लॉ लगा के क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू R, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, या फिर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये यही ओम्स लॉ लगा करके हम, तो हम ओम्स लॉ लगा के पावर जो है V इज इक्वल टू I, इसको भी हम अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ लगा करके P इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी हो सकता है, यही ओम्स लॉ लगा करके V इज इक्वल टू IR लगा के कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, V की जगह IR लगाएंगे। या फिर ये हम इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R, वही वाला ओम्स लॉ लगा करके V की वैल्यू पुट करके या I की वैल्यू पुट करके, I की जगह हम V अपॉन R पुट करके लगाएंगे तो दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन R। तो देखो कौन से फॉर्मूला हो गए, एक बार सारे फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। आपने इस वाले में क्या क्या याद करना है, आपको याद करना है V इज इक्वल टू IR, यही इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर में यही लेके जा रहे हैं आप लोगों को। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन हीट के लिए H इज इक्वल टू VIT, तीसरी इक्वेशन हीट के लिए H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, पावर के लिए VI या फिर I स्क्वायर R या फिर पावर के लिए V स्क्वायर अपॉन R। जो चीज आपको गिवन है उस हिसाब से आप लोगों को ये वैल्यू पुट करनी है। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैलकुलेट करना है तो ये 1 अपॉन RP हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो टोटल कितने फॉर्मूला हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 8 फॉर्मूला आपको याद करने हैं। आप लोगों को या तो पावर कैलकुलेट करने के लिए दी होगी, या फिर आप लोगों को हीट कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा, या करंट या पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस। आसानी से इन चीजों को लेकर के कैलकुलेट कर सकते हो। अपनी एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज ही अभी सबको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है फिर बात करते हैं उसके बारे में। तो तब तक के लिए मैं रिवीजन सीरीज आपकी अगली लेके आती हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस, नेक्स्ट चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।